नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद और कार्यक्रम की शुरुआत एक बेहद दुखद खबर के साथ हम कर रहे हैं। अब तक आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट जो जा रही थी, जो उड़ान भर रहा था एयर इंडिया का विमान 171, वो अहमदाबाद में क्रैश हो गया है। इसमें क्रू समेत 242 इसमें यात्री सवार थे और इन 242 में से मैं आपको ये बता दूं कि 169 इंडियन नेशनलिस्ट थे, यानी कि भारतीय थे 169, इसमें 53 ब्रिटिश नेशनल थे और एक कैनेडियन नेशनल था इसमें, और 7 पुर्तगी के थे, यानी कि कुल मिलाकर 242 लोग इसमें सवार थे। और ये खबर मैं आपको ये बता रही हूँ इस वक्त, तो अब तक ये कंफर्म हो गया है कि जो विजय रूपानी हैं, जो कि एक्स सीएम रहे हैं गुजरात के, वो भी इस विमान में सवार थे। उनकी सीट का नंबर था 2D और ये लिस्ट आ चुकी है बाकायदा तौर पर एयर इंडिया की तरफ से और उस लिस्ट में उनका नाम शामिल है। तस्वीरें भी कुछ लोगों ने साझा की हैं, जो यात्री शायद उसमें सवार थे उन्होंने वो तस्वीर ली थी, वो पीछे उनके बैठे हुए हैं। और अब तक जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो बहुत भयावह हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। उनमें से ज्यादातर तस्वीरें तो हम आपको दिखा भी नहीं पाएंगे। अगर आपने वो तस्वीरें देखेंगे अगर आप सोशल मीडिया पर, तो वो आपको पूरी तरीके से विचलित कर सकती हैं। बहुत सारा तरह के सवाल जो हैं अब उठाए जा रहे हैं कि विमान ने बस उड़ान भरी ही थी और वो रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया पूरी तरीके से। ये आप देखें, ये नाम, ये लिस्ट में विजय रूपानी जो है उनका नाम शामिल है। जो तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं, जो लिस्ट जारी की गई है और जो 242 लोग उनमें सवार थे, बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि बहुत कम चांसेस है कि इनमें से कुछ लोग इसमें से जीवित बचे हों। हालांकि मैं ये कहते मैं बच रही हूँ क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता है तब तक इस बात को नहीं कहा जा सकता है। हालांकि बहुत सारे मीडिया संस्थान इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि जो 242 लोग उसमें सवार थे, क्योंकि जो विमान है वो पूरी तरीके से चकनाचूर, मतलब राख हो चुका है, पूरी तरीके से जला है। ब्लास्ट जो है वो सुना गया है, धुएं के गुबार जो हैं वो दूर दूर तक देखने के लिए मिल रहे हैं। जो वहाँ के रेजिडेंट थे वो लगातार अलग अलग वीडियोस जो है वहाँ बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप तमाम तरह की वीडियोस तैर रही हैं जिनको आप देख सकते हैं। लेकिन ये बेहद दुखद खबर है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी तकनीकी खराबी थी, ये तकनीकी खराबी पहले से क्यों नहीं देखी गई, क्या इंजन में कोई खराबी थी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और उड़ान भरते ही आखिर ये विमान कैसे क्रैश हो गया। क्योंकि अगर कोई तकनीकी खराबी थी तो पहले से क्यों नहीं पायलट को या इंजीनियर को ये पता चला। ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों को हम फिलहाल दरकिनार करते हैं, अभी इसको साइड में रखते हैं। लेकिन सवाल फिलहाल ये है कि जो विमान जो क्रैश हुआ है, अब इसमें मरने वालों की संख्या कितनी है और कौन थे वो लोग, उनकी तमाम लिस्ट जो है सामने आ गई है सबकी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये विमान जिस हॉस्टल में जाकर क्रैश हुआ है, वहां से भी बहुत दर्दनाक और दुखद भरी खबर जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि जो विमान जिस बिल्डिंग में जाकर घुसा है, जिस बिल्डिंग में जाकर ये क्रैश हुआ है ये विमान, वो एक हॉस्टल था और वहां से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी बहुत दर्दनाक हैं। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये भी है लगातार जिस हॉस्टल से ये क्रैश हुआ है ये जहाज, ये विमान, उसमें से जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वहां पर भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी मरने वालों की संख्या संख्या अच्छी खासी हो सकती है। तो ये बहुत ही दुखद खबर जो है वो अभी हमारे सामने आई है। इस पर प्रधानमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर सबने इसको लेकर दुख तो जताया है ही, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अमित शाह जो हैं वो बताया जा रहा है कि अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। मीटिंग्स का दौर फिलहाल चल रहा है क्योंकि इसमें ना सिर्फ इंडियंस बल्कि ब्रिटिश नागरिक भी थे। इसमें 53, इसमें पुर्तगी और के 7 और कैनेडियन 1 इसमें नागरिक सवार था। 242 कुल इसमें लोग थे, जिसमें क्रूज को मिलाकर 242 यानी 230 इसमें जो यात्री थे वो इसमें सवार थे। ये विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था
और उसके चंद मिनटों बाद ही 1:10 की ये फ्लाइट थी, 1:38 पर ही ये बताया गया कि ये विमान जो है वो क्रैश हो गया। तो अब आप ये सोचिए कि किस तरह की स्थितियां फिलहाल वहां पर पैदा हुई होंगी। जिस रिहायशी इलाके में आसपास की बिल्डिंग में ये गिरा है उसकी तो मैं आपको खबर बताई, लेकिन उसके बाद आया जा रहा है कि आसपास के जो बिल्डिंग्स थी, जो एरियाज थे, उनमें भी खासा नुकसान हुआ है। वहां जाहिर सी बात है दिन का टाइम था, लोग भी होंगे आसपास, अगर हॉस्टल है तो वहां पर दुकानें होंगी खाने पीने की या और दूसरी भी होंगी, वहां पर भी क्या नुकसान हुआ है। धीरे धीरे करके जो है वो खबरें आनी शुरू हो रही हैं। थोड़ी एहतियात के साथ ही हम आपको यहाँ पर जो खबर है वो बता रहे हैं। कोई सनसनी यहाँ पर फैलाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं है, सिर्फ जो खबर है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं एज इट इज। और जाहिर सी बात है ये बहुत तरह के कंसर्न जो है वो पैदा करती है कि एक फ्लाइट जो कि लंदन के लिए, सोचिए आप कितनी लंबी उसे दूरी तय करनी थी, यानी कि उससे पहले तमाम तरह की तकनीकी बारीकियों को जांचा परखा गया होगा, इंजन से लेकर हर चीज को देखा गया होगा। ऐसा नहीं था कि मौसम की कोई खराबी, कोई और बात जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया, बल्कि ये उसने बस उड़ान भरी ही थी इस विमान ने, और ये जाकर एक रेजिडेंशियल इलाके में, एक रिहायशी इलाके में, एक हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराया और पूरी तरीके से राख हो गया। ब्लास्ट की आवाजें सुनी गई, एक आग का एक गुबार जो है वो हमने उठते हुए देखा, धुएं का गुबार देखा, जिसकी तस्वीर फिलहाल आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और YouTube की गाइडलाइंस की वजह से कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे, और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको विचलित भी कर सकती हैं, जो हम आपको यहाँ नहीं दिखाने जा रहे हैं। तो इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर ये है, और लगातार अब इसको लेकर अलग अलग तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं। विजय रूपानी भी इसमें थे, ये भी एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। उनको लेकर अभी किसी तरह की कोई खबर नहीं आई है कि वो कहाँ हैं, क्या किस तरह से हैं, किस हाल में हैं, इसके बारे में कोई खबर नहीं है। जो यात्री हैं उनके बारे में अभी तक कोई नंबर हम आपको नहीं बता सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हताहत हुए हैं, क्या इसमें कोई बचा भी है या नहीं बचा है, इस तरह की भी आशंकाएं। क्योंकि अगर आप इसके मलबे को ही देखेंगे, इससे ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल कि कितना भयावह था ये क्रैश, और कैसे इसने ऊंची नहीं बल्कि ये कहें कि बस ऐसे वो उड़ा था, और एक तरह से उसने धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ उड़ान भरने ही वाला था, उससे पहले ही ये विमान जो है वो क्रैश हो जाता है। और ये सवाल ये उठ रहे हैं कि इसमें कोई तकनीकी खराबी थी, कुछ था, तो क्या पहले कोई जांच इसकी की गई थी, नहीं की गई थी तो क्यों नहीं की गई थी, आखिर क्या ऐसा हुआ कि उड़ान भरते ही, एक लंबी दूरी की उड़ान इसको भरनी थी, लंदन तक इसको जाना था, जिसमें विजय रूपानी भी थे, इसमें 242 क्रू समेत लोग मौजूद थे, और ये इस तरह से प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। कई तरह के सवाल जो हैं वो इसको लेकर, जाहिर सी बात है, इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। इस खबर पर जो भी अपडेट होगी वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन इस सब के बीच एक और जो अहम खबर जिस पर हमारी निगाह है, जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जो बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, भारत की विदेश नीति के लिहाज से जो खबरें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये वो हॉस्टल है जहां जिससे जाकर ये टकराया है विमान। और जो एक और तस्वीर इससे पहले आप देख रहे हैं, देखिए आप किस तरह से पूरा एक बड़ा जो है इसके अंदर एक होल हो गया है, क्योंकि इससे टकराया है विमान और एक तरह से आर पार हुआ है। यानी कि विमान का जो अगला हिस्सा है वो हॉस्टल की बिल्डिंग के बाहर जो है आप उसको देख सकते हैं। अलग अलग तरह की इस तरह की वीडियोस जो हैं वो हमारे सामने आई हैं, जो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा विचलित करने वाली हैं। ये छात्र जो यहाँ पर रह रहे थे, इनमें से बड़ी तादाद में छात्र जख्मी बताए जा रहे हैं। ये लगभग लंच का समय रहा होगा, व्यस्त समय है ये, और इस मिड बिल्कुल एकदम दिन के वक्त ये हुआ है। जाहिर सी बात है कि ये बहुत एक तरह के दिल को दहलाने वाला, विचलित कर देने वाला, बेहद दुखद ये घटनाक्रम हुआ है, जो फिलहाल हम आपके सामने रख रहे हैं। और अब इसको लेकर तमाम तरह के अब जो मीटिंग्स हैं वो की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी अहमदाबाद जाएंगे,
अभी ये बताया गया है कि अमित शाह जो हैं वो अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं और मीटिंग्स दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तमाम जगहों पर की जा रही हैं। इस बीच जो एक और खबर जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये कि अमेरिका ने 14 जून को अपने आर्मी डे में पाकिस्तान के जो जनरल हैं असीम मुनीर उनको आमंत्रित किया है। आपको पता ही है कि असीम मुनीर जो हैं वो लगातार हिंदुस्तान को लेकर किस तरह के जहरीले भाषण लगातार देते रहे। खासतौर पर पहलगाम से पहले उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था वो हमने देखा था, लगातार वो जहर उगलते रहे हैं। लेकिन उस सब के बीच आप ये देखिए कि क्या कुछ करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है, ट्रंप क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत को लगातार वो अपमानित कर रहे हैं, वो आईना दिखा रहे हैं मोदी को, उनकी एक तरह से हैसियत वो दिखा रहे हैं लगातार। और अब इसमें अगर उनको आर्मी डे परेड में अगर बुलाया जाए तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। इसके साथ साथ अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड है, कमान के जो प्रमुख हैं वो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद विरोध में, आतंकवाद का जो विरोध है उसमें शानदार पार्टनर है। ये किसका कहना है? ये कहना है अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो प्रमुख हैं उनका ये कहना है। अब इसको लेकर कांग्रेस ने भी इसको लेकर, सुप्रिया सेनेट ने इसको लेकर ट्वीट किया है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और विदेश नीति पर सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं। और ये सब कुछ कब हो रहा है? ये देखिए पहलगाम के बाद हो रहा है जब हम पर आतंकी हमला हुआ है। विदेश नीति हमारी किस तरह से पूरी तरीके से फेल हुई है वो सामने निकल कर आ रहा है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो अमेरिका गया था जिसमें शशि थरूर भी थे, जिसमें उन्होंने जेडी वेंस से मुलाकात की थी और उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था, ठीक उसके बाद ये अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप धमकाते हैं, व्यापार की धमकी देकर हमने सीज फायर की, उसके बाद आप ये देखिए कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इनाम से लगातार पाकिस्तान को नवाजा जा रहा है। उधर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ जब G7 की समिट होने वाली है उससे ठीक पहले जहां मुलाकात होने वाली है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस सबसे पहले अमेरिका ये सब कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। ये सीधे तौर पर ये दिखाता है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की हैसियत, एक देश के तौर पर, क्योंकि देश को वो रन कर रहे हैं फिलहाल, और उनकी अध्यक्षता यानी कि उनके एक तरह से इस देश को रन करते हुए क्या कुछ अमेरिका उनके साथ करता हुआ नजर आ रहा है, ये सब कुछ अभी हमारे सामने है। और ये लगातार आपको घटनाक्रम देखना चाहिए कि कैसे ये घटनाक्रम लगातार आगे, इसको डीएस्केलेट नहीं हो रहा है बल्कि आगे बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है और पाकिस्तान के पक्ष में और हिंदुस्तान के विरोध में एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है। चलिए इसी पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर आप तीनों मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ पुष्पेन चौधरी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, किसान नेता भी हैं। पुष्पेन जी आपका स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र शिरोन जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ फॉरेन मामलों के जानकार पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सीनियर जर्नलिस्ट अमरीश मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ गए। अमरीश जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और शुरुआत में पुष्पेन जी आपसे करना चाहूंगी, सबसे पहले ये जो अहमदाबाद से जो दुखद खबर आ रही है इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए बुशरा जी, ये जो अहमदाबाद वाली घटना है निश्चित रूप से जो है बहुत बड़ी चूक, खामी, टेक्निकल कुछ ना कुछ कमी ऐसी रही है कि फ्लाइट जो है शुरुआत में ही जो है क्रैश हो गई। अब इसकी तो ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्यों, क्या इसके कारण थे। लेकिन निश्चित रूप से आपके तमाम दर्शकों को हम जो है और सारे देश को इनकी जो संवेदनाएं हैं हमारी, हम प्रकट करते हैं इन लोगों के प्रति। और बहुत ही दुखद घटना है, बड़ी घटना है। और तुरंत उड़ते ही फ्लाइट का क्रैश होना जो है भारी और बड़ी कोई ना कोई खामी इसके अंदर रही होगी। और इसके विषय में जो बाकी विदेश नीति के विषय में जो है जब आप प्रश्न करेंगे तो फिर मैं आगे उसमें बताऊंगा। जी जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं एक कमेंट पहले इस खबर पर मैं ले लूं। रविंद्र जी, आप इस खबर को कैसे फिलहाल देख रहे हैं? जाहिर सी बात है अभी ये खबर लगातार इसमें अपडेट्स जो है वो आ रही हैं। एक्स सीएम गुजरात के रूपानी भी इसमें, विजय रूपानी भी इसमें थे, ये कंफर्म हो चुका है, उनका सीट नंबर तक भी पता हो गया है। उनके वेयर अबाउट्स क्या हैं अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है।
अगर मीडिया की कुछ पोर्टल्स के हवाले से अगर मैं खबर बताऊं तो कुछ का तो ये भी दावा है कि इसमें से कोई नागरिक जो है वो शायद जीवित नहीं बचा है। हालांकि अभी हम ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करेंगे, लेकिन ये जरूर है जिस तरह से क्रैश हुआ है इसमें ये तो साफ है कि बड़ी तादाद में इसमें जानें हताहत हुई है। जी नमस्कार बुशरा जी, वाकई बहुत ही दुखद खबर है। और जिस तरह से ये हादसा पेश आया है, और वो भी उड़ान के बहुत थोड़ी देर के बाद, मुझे लगता है कि रनवे से उड़ने के बाद 2-3 मिनट का हवाई सफर इसका रहा होगा जब ये दुर्घटना घट गई है। और इतनी देर में अगर दुर्घटना हुई है तो जाहिर है कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, क्योंकि आजकल जो फ्लाइट्स हैं वो 2 इंजन के साथ उड़ती हैं, और दोनों इंजन का एक साथ फेल हो जाना, और जैसे ही टेक ऑफ किया उसी टाइम डिस्ट्रेस कॉल देना पायलट जो कैप्टन सबरवाल हैं, जो सुमित इसके पायलट थे, उनको 8,000 से ज़्यादा घंटे विमान उड़ाने का अनुभव है। तो जाहिर है कि वो प्रशिक्षित और बहुत अनुभवी पायलट थे। और जो सेकंड इन कमांड थे उनका भी करीब 4,000 घंटे का अनुभव था फ्लाइट्स को उड़ाने का। तो तकनीकी कोई ना कोई खामी रही होगी ज़रूर। और जो ग्राउंड स्टाफ है उसने किस तरीके से इस विमान को चेक किया है, क्योंकि उसके बाद जिम्मेदारी उन्हीं की होती है जब तक वो पायलट को हैंडओवर देते हैं अपनी पूरी फ्लाइट को। तो उन लोगों ने कैसे उसको चेक किया है, इस पर ज़रूर मुझे लगता है जांच होगी और उसमें कुछ सामने आएगा। एक वीडियो अभी कुछ मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। एक पैसेंजर था जो 2 घंटे पहले इस विमान से उतरा, क्योंकि ये फ्लाइट कहीं और से आ रही थी और दिल्ली से अहमदाबाद गई, अहमदाबाद से फिर इसको लंदन जाना था। तो उसने बताया है कि जब वो दिल्ली से अहमदाबाद इस फ्लाइट में गए हैं, तो वो मैं ट्विटर पे देख के इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो उन्होंने बताया है कि इसकी स्थिति खराब थी उस वक्त भी, और उन्होंने कुछ वीडियोज भी बनाए हैं और वो उन्होंने पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। तो ये जो हैंडल है ये इस बात की तस्दीक तो कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो फ्लाइट में प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने में शायद जो टेक्निकल स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, वो चूक गया और उसी की वजह से ये हादसा हुआ है। तो इस पर विस्तृत जांच जरूर होगी। और देखिए, मैं एक बहुत, क्योंकि दुखद खबर है इसलिए मैं इस बात का जिक्र एक बार जरूर कर दूं कि जिस इलाके का मैं रहने वाला हूं बुशरा जी, उस इलाके ने विश्व इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन ट्रेजेडी देखी है। मैं चरखी दादरी का रहने वाला हूं और मुझे आज भी याद है वो दिन, 12 नवंबर 1996 का शाम को ठीक 6:30 बजे की घटना थी, जब दीपावली के 2 दिन के बाद दो हवाई जहाज, एक कजाक एयरवेज था और एक सऊदी अरब का एयरलाइंस था, वो दोनों आपस में टकरा गए थे। इस तरह की दूसरी कोई सिविल एविएशन हिस्ट्री में घटना नहीं घटी है। और दुर्भाग्य से उस घटना में तमाम जो 349 जो पैसेंजर्स थे वो सब हताहत हो गए थे। तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि वैसी घटना ये ना हो कि सब लोग इसमें भी जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे। हम तो दुआएं करेंगे कि जो लोग, अधिक से अधिक लोग उसमें जिंदा बचें, और अगर जो घायल है वो भी स्वस्थ हों। और अभी तक हालांकि किसी की भी जानकारी ऑफिशियली नहीं मिली है कि कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग घायल हैं। तो हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रेन बरतते हुए सबकी सलामती की कामना करेंगे और इस तरह के हादसे की रविंद्र जी, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि 625 फीट ऊपर से गिरा है ये प्लेन, और ये 11 साल पुराना ड्रीम लाइनर है। तो अब धीरे धीरे करके इसको लेकर इंफॉर्मेशन जो आप कह रहे थे वो सामने आ रही है। जी देखिए, आ रही हैं, लेकिन बुशरा जी क्या है कि जब तक, एक तो ब्लैक बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी रिकॉर्डिंग से हम लोगों को पता लगेगा कि आखिरी बातचीत क्या हुई है पायलट की, क्योंकि पायलट का और ग्राउंड लेवल पर, और अब इन्फॉर्मेशन तो ये भी आ रही है कि जब पायलट ने डिस्ट्रेस कॉल दिया तो ग्राउंड पर जो स्टाफ बैठा था उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला उसको। तो देखिए, कई चीजें आ रही हैं, लेकिन ये अपुष्ट जानकारियां हैं। अभी तक जब तक कोई ऑफिशियल इसके ऊपर जांच ना बैठे और उसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन ना आए, क्योंकि ब्लैक बॉक्स की रिकवरी किसी भी हवाई हादसे में सबसे महत्वपूर्ण सुराग होता है, जब तक वो ना मिले तब तक मुझे लगता है इस पर कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। पर यह बात आपकी सही है कि इतना पुराना अगर एयरक्राफ्ट था तो उसकी मेंटेनेंस के लिए क्या किया गया, ये चीजें तो पब्लिक डोमेन में होंगी और इसका तो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि जो एक जहाज है, जो अगर एक फ्लाइट जो उड़ता है और वापसी जब अपने डेस्टिनेशन को कवर करने के बाद वापस आता है तो उसकी पूरी जांच की जाती है, उसकी तकनीकी, उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या हो सकती हैं, उन तमाम चीजों को देखा जाता है। और इसके लिए ग्राउंड स्टाफ को हायर किया जाता है, बहुत अनुभवी इंजीनियर्स इस काम के लिए होते हैं। तो उन लोगों ने किस तरह से इसको देखा, नहीं देखा, और अगर ये सरकार के लेवल पे
अगर ये सरकार की, वैसे तो एयर इंडिया देखिए है तो प्राइवेट एंटिटी, लेकिन अगर ये प्राइवेट एंटिटी होने के बावजूद, और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजीसीए वो इसकी जांच करता है कि कौन सा जहाज उड़ने के लायक है, कौन सा जहाज उड़ने के लायक नहीं है, तो ये तमाम एक इन पर जब होगी निष्पक्ष जांच, तब सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगी। तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा कि अगर ये वाकई में, जो मैं बता रहा हूँ आपको, उनका नाम शायद अक्षय वत्स शायद उनका नाम है, अगर उन्होंने जो वीडियोस डाली हैं, उन्होंने दिखाया है कि इस एयरक्राफ्ट में वो मशीन काम नहीं कर रही थी, जो टीवी हमारे सामने होता है स्क्रीन पे, वो स्क्रीन पे काम नहीं कर रहा था। हालांकि वो छोटी गड़बड़ है, लेकिन हो सकता है उस तरह की और गड़बड़ें भी हों जो कि हम लोगों को अभी समय लगेगा समझने के लिए। लेकिन अगर उन्होंने, एक यात्री ने अगर उन समस्याओं को देख लिया था, तो ग्राउंड स्टाफ क्यों चेक नहीं कर पाया, टेक्निकल स्टाफ क्यों चेक नहीं कर पाया, और इतना बड़ा हादसा अंजाम हो गया। दो अगर उसमें विमान में इंजन थे, दोनों एक साथ फेल हो गई। ये वाकई बहुत चिंता की बात है, और इस पर निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, एयरक्राफ्ट जब आसमान में होता है तो जाहिर है वो सिर्फ और सिर्फ तकनीक और जो अनुभव होता है पायलट का, उसके हिसाब से ही वो लोगों की जान सुरक्षित हो सकती है उसमें। अगर उसमें तकनीक उसमें कोई फॉल्टी हो गई है, फिर तो बहुत गड़बड़ की बात है। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, अगर उन्होंने लापरवाही की है, तो जाहिर है उनको बहुत कड़ी सख्त सजा देने की जरूरत है। लेकिन निष्पक्ष जांच, बार बार शब्द यही आ रहा है, निष्पक्ष जांच होना बड़ा जरूरी है। उसके बिना कुछ भी हम लोगों को सामने नहीं आएगा। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि अभी इस दुख की घड़ी में तो हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या तकनीकी खराबी हुई, किस तरह से विमान भरते ही अगर डिस्ट्रेस कॉल जो है वो पायलट की तरफ से दी जाए, मे डे का मतलब ये होता है कि एक ये फ्रेंच वर्ड है, उसमें एक तरह से वो ये बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह से हेल्प की जरूरत है। ये एक तरह की डिस्ट्रेस कॉल होती है। 3 बार उन्होंने इसको बोला, लेकिन उसके बाद भी क्या उनको उस तरह की कोई हेल्प या कोई रिस्पॉन्स मिला, नहीं मिला, ये सब कुछ अभी धीरे धीरे करके ही पता चलेगा। क्योंकि देखिए, इसको ऐसे ढांका तो नहीं जा सकता कि इसमें कोई लापरवाही नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसा था। क्योंकि अगर ये कोई मौसम की या किसी तरह की कोई खराबी की वजह से कुछ होता तो इसको दूसरे तरीके से देखा जाता। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि कोई तकनीकी खराबी थी, प्लेन ने उड़ान भरी ही थी, और उसके बाद ही अगर डिस्ट्रेस कॉल की जाए तो ये जाहिर सी बात है कि ये बड़े सवाल पैदा करता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में, जिसमें एक एक्स सीएम भी हो, हालांकि हर यात्री, हर इंसान की जान की कीमत एक जैसी ही है, लेकिन अगर उसमें कोई वीवीआईपी मौजूद था, उसके बाद भी अगर इस तरह की चीजें की गई तो ये और तरह के सवाल भी खड़े करता है। और ये जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच का विषय है। क्या इस पर जांच कमेटी बिठाई जाएगी? जाहिर सी बात है बिठाई जाएगी। वो कब तक क्या कहती है, ये इस पर हमें देखना होगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया अमरीश जी, फिर मैं अपने दूसरे विषय पर आऊंगी। नहीं मिश्रा जी, ये तो बहुत ही दुखदाई और बड़ी दुख की खबर है। सारे लोग जिस भी तरह से जख्मी हुए हैं, आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ पा रही है अमरीश जी। अब ठीक है जी, नहीं, थोड़ा सा शायद आपकी आवाज, आप चाहें तो आप एक बार रिकनेक्ट कर लें। मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन मैं इस वक्त मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये खबर जरूर बता दूं कि जिस खबर की फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं, फिर मैं अपनी अगली खबर पर मैं लौटूंगी कि फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ी और अहम खबर है कि अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट थी जिसमें 242 यात्री सवार थे, क्रू समेत, और जिसमें बताया नहीं जा रहा, अब तो कंफर्म है कि विजय रूपानी भी थे, उनकी सीट का नंबर अभी आ गया है सामने, और वो भी उसमें सवार थे। और इसके बाद ये विमान उड़ान भरते ही ये विमान जो है उनकी तरफ से ये एक तरह से ये एक बिल्डिंग में जाकर ये क्रैश हो जाता है। और इस वक्त जर्मनी, चाइना, रशिया, फ्रांस, इन सब ने भारत के साथ अपनी सॉलिडेरिटी जो है वो एक्सप्रेस की है। इसके साथ ही सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तरफ से भी कंडोलेंस जो है, उनके मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं। अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो उड़ान की सेवाएं हैं वो बहाल हैं, और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो सॉलिडेरिटी में कई कंट्रीज जो हैं वो हमारे आए हैं साथ में। जाहिर सी बात है दुख की घड़ी है और उनको हमारे साथ इस घड़ी में आना है। अमरीश जी, अगर आपको आवाज आ रही हो तो आपकी प्रतिक्रिया।
और उसके बाद फिर मैं पुष्पेन जी आपके पास आ रही हूँ जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा सारे लोगों को। अभी देखिए कंफर्म नहीं है जैसा कि आपने कहा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की मैं खबर अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने के जस्ट पहले देख रहा था, तो उन्होंने कहा 91 किल्ड। अब ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से एक खबर देखी है, और उसमें भी ये खबर है कि जो एटीसी से जो संपर्क करने की कोशिश पायलट ने की, वो फेल हो गई। वो उनसे एटीसी से कांटेक्ट नहीं कर पाए। ये दो खबरें हैं। अभी भी मैं फिर भी कह रहा हूं कि ये जो 91 किल्ड की फिगर है, ये इंडियन एक्सप्रेस की है। इसके बारे में कहीं से भी कोई कंफर्मेशन की बात नहीं है। और फिर विजय रूपानी साहब की जो एक पूरा की वो ऑन बोर्ड थे, ये सच्चाई है। लेकिन इसमें उनके साथ क्या हुआ, ये अभी क्लैरिटी नहीं है। जिस तरह से वो हादसा हुआ है, वो सब सारे पूर्व वक्ता कह चुके हैं कि प्लेन एयरबॉर्न था, वो उड़ा है, और उड़ने के बाद वो सीधे इतनी जल्दी एक घने इलाके में गिरा है। तो ये कोई समान ट्रेजेडी नहीं है। सबसे पहले इसको हम लोग समझ लें। दूसरी बात देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडियन एविएशन में जो दिक्कतें बहुत समय से आ रही हैं, उनके बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि इस घटना में वो जिम्मेदार हैं, लेकिन ये बात काफी लंबे समय से आ रही थी कि जो एयर कंट्रोल सिस्टम हम लोग के अलग अलग डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में लगे हैं, उनमें उनको मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। ये बात हमारी बात नहीं है, ये आप उठा के देख लीजिए। लंबे समय से ये बात आ रही है, कम से कम पिछले 5 से 6 सालों से ये बातें सुनाई पड़ रही है। अब ये देखिए, बोइंग 787 प्लेन था, लोग ये ड्रीम लाइनर 10 साल पुराना था। अब बोइंग 787 सबसे मॉडर्न एक, मतलब अभी तक की जो फ्लीट्स हैं उसमें उसको सबसे आधुनिक माना जाता है। तो अब ये जो 787 था, ये किस वैरायटी का था, इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। मुझे थोड़ा और इसमें अध्ययन करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली 10 से 12 साल पुराना वाला मॉडल है। ये जो अभी कुछ नए मॉडल्स आए हैं उनमें जो कुछ ही साल पहले खरीदे गए थे। एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसको हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं, तो वो एक अलग मसला है। उसके साथ एक समस्या है जिसकी तरफ मैं पॉइंट आउट कर दूं। बहुत दिनों से जो पायलट्स हैं, स्पेशली सिविल एविएशन के पायलट्स हैं, वो ये कह रहे हैं, और मेरी बात पर्सनली हुई है 1-2 महीना पहले, ऐसे ही जनरल वो ये कह रहे हैं कि जो अभी जो प्रदूषण के जो हालात हैं, जो एनवायरनमेंट के हालात हैं, उसमें एक क्लाउड फॉर्म हो जाता है। अब ये देखिए, कुछ टेक्निकल बात है कि वो क्लाउड फॉर्म हो जाता है जब आप लैंड कर रहे होते हैं। तो कई बार ये जो टर्बुलेंस होती है, वो इसकी वजह से होती है कि वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि प्रदूषण की वजह से कहाँ कौन सा क्लाउड फॉर्म हो रहा है, वो दिखाई भी नहीं पड़ता, और उसके अंदर आप जब जाते हैं तो फिर टर्बुलेंस होती है। और ये टेक ऑफ में, और जब टेक डाउन होता है, जब हवाई जहाज उतरता है, दोनों समय ये ऐसे समय हैं सेंसिटिव, जहां पर आप ये समस्या का अमरीश आप जी, एक सामना मिनट के करते लिए हैं। आपको रोक रही हूँ जी, एक मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ, क्योंकि इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है, और उसमें उन्होंने लिखा है, व्हेन अ ट्रेन derailed in 1950s, लाल बहादुर शास्त्री resigned. On the same morality, I demand PM Modi, HM यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह and civil aviation Naidu resign so that a free and fair inquiry is held. All that Modi and associates have been doing so far is galvanizing, which must stop. ये उनकी तरफ से लिखा गया है। यानी कि सीधे तौर पर वो नरेंद्र मोदी का, वो सीधे तौर पर अमित शाह का, वो सीधे तौर पर सिविल एविएशन मिनिस्टर का, उन सब का वो इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जब डिरेल हुई थी 1950 में, तो लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन कर दिया था। अब वो देखें कि वो किन लोगों से मिला रहे हैं, खैर उनको, लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि जो कुछ चल रहा है इस रजीम में, इसको एंड होना चाहिए, और फ्री एंड फेयर जो इंक्वायरी है वो हर कीमत पर बिठाई जाए कि आखिर क्यों इन नागरिकों की जान जो है वो क्या खतरे में किसी तरह से डाली गई थी। ये तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये 11 साल पुराना ड्रीमलैंड था, जो एक एयर इंडिया जो हमेशा से एक सरकारी एयरलाइन रही, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया,
और उसके बाद से ही बहुत तरह के सवाल इसको लेकर हमेशा उठते रहे। लेकिन क्या इस सब की कीमत नागरिकों ने चुकाई है? क्या ये सुब्रमण्यम स्वामी कहने की कोशिश कर रहे हैं? अमरीश जी, मेरे भी दिमाग में ये बात देखिए है, अब मैं कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि इसमें फिर वही बात हो जाएगा कि एक राज्य, क्योंकि हम लोग आइडेंटिफाइड हैं पॉलिटिकली मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो इसमें ये हो जाएगा कि देखिए इसमें ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद बीजेपी के हैं, हालांकि सब लोग जानते हैं कि वो एक डिसेंटर है, इज अ डिसेंटर इन बीजेपी। अब जब वो लेकिन सवाल उठा रहे हैं तो जरूर उनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होगी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, वो लंबे समय से इस तरह के मामलों में भी वो हस्तक्षेप करते रहे हैं, पहले भी उन्होंने अपनी आवाज रखी। अब ये जब इतनी बड़ी चीज डिमांड कर रहे हैं और इतनी जल्दी, तो मुझे जरूर इसमें एक मतलब इस ये और ज्यादा डिस्कशन का विषय 100% ये होना चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ। और जैसा कि मैं कह रहा था कि जो पायलट्स खुद कह रहे हैं कि ये जो क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं, इनको पहचानने की जो तकनीक है वो बिल्कुल है ही नहीं भारत में। जो ये जो एनवायरमेंटल जो एक क्लाउड जो जो फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से अच्छा प्लेन जो है उसमें इंजन चल भी रहा हो, उसमें टर्बुलेंस आ जाती है। अब ये जो सारी बातें इससे जुड़ी हैं कि नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये एक इसमें निष्पक्ष जांच की बहुत जरूरत है। और देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी जो ट्वीट किया है उसका एक संदर्भ है, और संदर्भ ये है कि इस समय जो पूरा माहौल चल रहा है देश में, इसमें एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं जो निष्पक्ष जांच की मांग करती हैं, लेकिन उसमें निष्पक्ष जांच तो छोड़ दीजिए, सरकार उसमें सवाल ही पूछने वालों को कुछ इस तरह की गलत बातें कह के उनका मुंह बंद कराने की कोशिश करती है। इस संदर्भ में सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये है मेरी पहली प्रतिक्रिया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने वो बात कही है, शायद जो बहुत सारे लोग अभी कहने में अनकम्फ़र्टेबल होंगे या नहीं कह पाएँगे, लेकिन जो देश रन कर रहा है, ज़ाहिर-सी बात है, उनकी ज़िम्मेदारी है। और ये माँग तो सुब्रमण्यम स्वामी ने रिज़ाइन करने की माँग तो उन्होंने तब भी की थी, पहलगाम के बाद भी, क्योंकि किसी की ज़िम्मेदारी तो तय होगी। अगर सरकार ये मान रही थी, पहलगाम के बाद, ऑल पार्टी मीटिंग के बाद उसने ये माना कि चूक हुई, तो किससे चूक हुई? कौन था जिम्मेदार? और जिम्मेदारी अगर आपने तय की तो आपने किसका रेजिग्नेशन लिया? तो ये सवाल तो जस के तस बने। ऐसा लगता है इस रिजीम में, ये 2014 के बाद से आप कुछ भी कर लें और कुछ भी करके आप बच के निकल जाएंगे, और ना आपसे कोई इस तरह से सवाल पूछने वाला है। पहले तो रेजिग्नेशन हुआ करते थे, लेकिन अब ये लगता है कि छोटे से छोटे मंत्री, एमएलए जो है वो कुछ भी कहकर बच के निकल लेते हैं। कोई रेजिग्नेशन नहीं होता है, पार्टी से निष्कासन उनका नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये सरकार किस तरह से बेशरम सरकार है, ये तो कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन लौट रही हूँ अपनी उस खबर पर, और पुष्पेन जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, अगर आसिम मुनीर को गेस्ट बनाकर आर्मी डे पर पाकिस्तान बुला रहा है, और उसके बाद सेंट्रल कमांड का प्रमुख अगर ये कहे कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के विरोध में शानदार उसका पार्टनर है, ये भारत के लिए क्या इसको एक हार की तरह से देखा जाए, या ये देखा जाए कि एक आईना दिखा रहे हैं लगातार, या ये कहा जाए कि हर रोज सुबह उठकर हैसियत दिखाते हैं मोदी जी को ट्रम्प? देखिए बुशरा जी, जब से ये पहलगांव की घटना और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके सीज फायर से ही जो है ट्रंप ने इस तरह का स्टैंस लिया है कि भैया मेरे कराने से ही ये सारा काम हुआ है, जो शांति बहाल हुई है, सीज फायर मैंने कराया, उसका क्रेडिट तुम लोग मुझे दो या ना दो, और दोनों देशों के नेताओं को महान बताना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हाइफनेशन वाली बात होती है, दोनों को जोड़ दिया गया है एक साथ, भारत और पाकिस्तान को, जो कि 2014 से पहले जो है, या इस घटना से पहले हम लोगों ने बड़ी कोशिश के बाद अपना नाम पाकिस्तान से अलग कर लिया था। हमें अलग देश के रूप में माना जाता था और उनको अलग। अब ये ज्वाइंट हो गए एक तरीके से कि जो भी होगा ये न्यूक्लियर स्टेट है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये जो है हमारी बहुत बड़ी विदेशी नीति, कूटनीति का फेलियर है। अब आईएमएफ ने इनको लोन दे दिया पाकिस्तान को, एशियन ये डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, तमाम तरह के लोन जिनका हमने विरोध किया, और यदि अमेरिका चाहता तो वो लोन उसको ना मिलते, उसके बावजूद भी आसानी से वो लोन उठा रहा है। और अब जो ये घटना हुई है, ये उससे पहले कुछ दिन पहले ही जो यूनाइटेड नेशंस है
उसके अंदर कुछ समितियां बनी थी जो एंटी टेररिज्म थी या तालिबान के विरोध में थी, उनका चेयरमैन या वाइस चेयरमैन पाकिस्तान को ही बना दिया गया। यानी कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए रख दिया गया है। तो यानी ये साबित करने की कोशिश किया, ये प्रोजेक्ट हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट फैलाने वाला देश नहीं है, टेररिस्ट को रोकने वाला या टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला जो है देश है। अब ये जो बयान आया है सेंट्रल कमांड के प्रमुख का अमेरिका से, उनका कहना है कि पाकिस्तान बड़ा मजबूत देश है, बड़ा मजबूत मित्र है टेररिज्म के खिलाफ। आसिम मुनीर को ये अपनी ये सामान्य परेड नहीं है, ये 250 साल पूरे हो रहे हैं अभी इनके आर्मी के, उसमें जो है ये बुला रहे हैं जो है अमेरिका वाले, उसमें उनको मेहमान बना रहे हैं। और ये भी उसमें कहा गया है, जब व्हाइट हाउस की एक प्रवक्ता से पूछा गया कि भाई क्या इसमें भी कश्मीर के मामले में भी ट्रंप इंटरफेयर कर सकते हैं, तो उन्होंने क्लियर कहा कि हाँ भाई ट्रंप कर सकते हैं, ट्रंप ने लड़ाई रुकवाई है। और ट्रंप खुद भी कह चुके हैं इस तरह का बयान कि भाई जो है मैं अलग देश में जाकर के, चाहे इनके बाकी वांस वगैरह और बाकी लोग हों, उपराष्ट्रपति या जो सिक्योरिटी सेक्रेटरी हैं या विदेश सचिव है, ये सब इन बातों को रिपीटेडली कह रहे हैं। तो यानी कि कश्मीर के मुद्दे का भी जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, जो हम लोग बहुत दिनों से अवॉइड करते चले जा रहे थे। और सभी फ्रंट्स पर जो अभी इन्होंने राष्ट्राध्यक्ष ये जो डेलीगेशन भेजे थे, ये सारे 30-35 देशों में जो डेलीगेशन गए थे हमारे, इनसे राष्ट्राध्यक्ष नहीं मिले। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत कम जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो इनसे मिले हैं। तो आपकी तमाम जगह जो है कूटनीतिक हार दिखाई पड़ रही है। जो 2014 से अपने आप को स्वयंभू विश्व गुरु बना करके आपने पेश किया था देश की जनता के सामने कि सारी विश्व में हमारा डंका बज रहा है, सारा विश्व मोदी मोदी कह रहा है, मैं एक टेलीफोन पे वॉर रुकवा देता हूं, यूक्रेन और रशिया की तमाम एडवर्टाइजमेंट किए गए थे, वो सारी चीजें खोखली साबित हुई है। कूटनीति इनकी बिल्कुल फेल साबित हुई है। तो और ये जो जहाज गिरने वाली घटना है, उसके साथ मैं दूसरी चीज को भी जोड़ूंगा। प्रवीण साहनी जो बहुत बड़े एक्सपर्ट है, उनका एक लेख अभी छपा है, उनके कुछ इंटरव्यू भी आए हैं द वायर में, वो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई बालाकोट में जो जहाज हमारे गिरे थे और एक पायलट भी पकड़ा गया था, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है उसके विषय में कोई इंप्रूवमेंट हमने नहीं की, कोई सबक नहीं सीखा। वही कारण है कि इस बार भी 4-5 जहाज या 6 जहाज जो भी बताए जा रहे हैं वो हमारे गिर गए। हालांकि भारत ने अभी तक क्लियरली इसको एडमिट नहीं किया है कि संख्या कितनी थी, लेकिन जहाज गिरे। और लेकिन सीडीएस का ये कहना कि साहब जहाज गिर गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ कभी होता है क्या? अब रविंद्र भाई हमारे बैठे हुए हैं, हम दोनों ही गांव से आते हैं, हमारा बोला जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। अरे अगर आपका ऑब्जेक्टिव पड़ोस में जाके चांटा मार के वापस आना है, तो चांटा मारने के बाद वो आपका हाथ तोड़ दे तो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं माना जाता, आप और ज्यादा मुंह की खा के वापस आ गए। ये चीज आपको बतानी पड़ेगी कि मैंने तो चांटा मार दिया था, मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अरे भाई चांटा तो मारा था, लेकिन तेरा तो हाथ भी तोड़ दिया उसने साथ में, फिर तुम क्या करोगे? तो जहाज कैसे गिरे, कितनी संख्या में गिरे, कौन कौन से गिरे, ये तो देश के सामने आएगा ही। और स्क्वाड्रन की कमी क्यों थी? हमारे देश में लगभग 10-12 स्क्वाड्रन की कमी चल रही है। एक स्क्वाड्रन में जो है 18 से 20 जहाज होते हैं। ये कमी क्यों इन्होंने पूरी नहीं की? जो रफेल है वो 36 क्यों मंगाए गए, जबकि उनकी 130, 35, 36 की जो है योजना यूपीए सरकार में मंगाने की थी। और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में किस तरीके से आप करेंगे और क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, क्या नई टेक्नोलॉजी है, या ड्रोन वारफेयर की क्या है, तो ये तमाम फ्रंट्स पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी इनकी कुछ नहीं है। कोई भी घटना हो जाए उसकी कोई ना जांच नहीं बैठाते। पुलवामा की घटना का आप लोग सभी लोग खूब अध्ययन करते हैं, बता दीजिए आज तक कौन जो है कल्प्रिट था या कौन किसकी जिम्मेदारी थी? 40 हमारे जवान शहीद हो गए, किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। ये पहलगांव की घटना हो गई, कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। सिविल एविएशन में अब बहुत बड़ी घटना हो गई, जो जहाज गया है या जहाज जो गिरा है, सिविल एविएशन वालों का काम होता है सर्टिफिकेशन करना कि भाई कौन सा जहाज एयरवर्दी है, कौन सा जहाज नहीं है, किसने जांच की उसकी, तो जिम्मेदारी तो इनकी बनती है। रेलवे के कितने हादसे हो गए, कोई जिम्मेदारी नहीं बनी। मुंबई कितने लोग मर गए। तो ये सारी चीजें जो हो रही है कहीं ना कहीं जो है कोविड से लेके नोटबंदी से लेके किसी चीज में कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, केवल अपने आप को 56 इंची केवल अल्पसंख्यकों को मारना, कुचलना, किसानों को जो है बैठे बैठे थका करके भगा देना, कुचल देना उनको, ये इनके काम है।
तो ये देश बिल्कुल। अब इनसे वास्तव में बता रहा हूं निजात पाना चाहता है, और इन सबके ऊपर बार बार चुनाव जीत के जो आ रहे हैं, बेईमानी उसके अंदर जो हो रही है उसको भी ये ढकना चाहते हैं, उसकी कोई जांच नहीं कराना चाहते हैं, किसी एजेंसी में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बच गई है। तो हमारा तो ये कहना है कि वास्तव में अब इस सारी सरकार को ही इस्तीफा देने की आवश्यकता है, और देश में फर्जी चुनाव के माध्यम से गड़बड़ घोटाला करके ये सत्ता में आए हैं। ये मैं अब हर जो है प्रोग्राम में कह रहा हूं, और मैं कहता रहूंगा लगातार, आवश्यकता है कि ये इस्तीफा दें, फ्रेश चुनाव कराए जाए, वरना विपक्ष सामूहिक इस्तीफा देकर के चुनाव के लिए जो है इस देश को फोर्स करे इस टाइम, ये मतलब भाजपा को, तो ये जो है इस वक्त की जो है आवश्यकता है जी। बिल्कुल। और इस सब के बीच एक खबर मैं अपने दर्शकों को तक पहुंचा दूं, अहमदाबाद हादसे से जुड़ी हुई है। जो अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू अभी दिया है, और उसमें बात करते हुए उन्होंने ये बताया है कि जो हालत है फिलहाल, किसी भी यात्री का बचना मुश्किल है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ को इलाज के लिए हम लेकर आए थे, लेकिन किसी का भी बचना अब मुश्किल बताया जा रहा है। अगर ये बात पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं तो आप ये समझिए कि स्थिति जो है वो कितनी गंभीर फिलहाल होगी, कि 242 लोग जो इसमें सवार थे, जिसमें एक्स सीएम गुजरात के विजय रूपाणी भी थे, जिसमें 7 पुर्तगाल के, 1 कनाडा, 12 क्रू मेंबर्स थे और 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 169 उसमें भारत के नागरिक थे। वो उन सब कि क्या इसमें जान चली गई है। ये अगर अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर, जाहिर सी बात है कि अगर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारी से वो इस बात को कह रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये रविंद्र जी, ये हाल फिलहाल में तो शायद इतना बड़ा हादसा हमने नहीं देखा, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में, और वो भी इस तरह से प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। वो जाहिर सी बात है, ये बहुत तरह के सवाल जो है वो खड़े करता है। और जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, उनकी बातों से आप अग्री डिसअग्री कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो उनकी बातों में दम तो बहुत है। अभी पिछले ना 15-20 दिन पहले बुशरा जी, एक जहाज जो दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था, आपको याद होगा, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस की वजह से उसके आगे का हिस्सा टूट गया था, नोज जिसको कहते हैं। और उस जहाज में डेरेक ओब्रायन समेत कुछ दूसरे तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी थे जो श्रीनगर जा रहे थे। वो घटना से हम लोगों को क्या सबक मिला? अगर 1-2 हफ्ते के बीच में या 3-4 हफ्ते के बीच में ऐसी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, तो इसका मतलब हम लोग इन चीज़ों को, या इन जो इन्फॉर्मेशन आती है, इनको ब्रश आउट कर देते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते हैं। और जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेदार है, देखिए, है बिल्कुल, वो जो टर्बुलेंस थी श्रीनगर के जहाज में, वो टर्बुलेंस भी बहुत सामान्य नहीं थी। इतनी असामान्य बात थी वो कि उसकी टर्बुलेंस की वजह से जहाज जो है उसका आगे का हिस्सा ही टूट गया। यात्रियों की जिंदगी कैसे बची है वो उन्होंने अपने वृत्तांत में बताई ये बात। कई जो सांसद थे उनमें से कुछ लोगों ने अपने वीडियोस भी रिलीज किए और बताया कि कैसी भयंकर वो स्थिति थी। उसके बाद 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में ऐसी घटना एक और घट गई जिसमें केवल जहाज उड़ा और उसके बाद क्रैश हो गया। तो इन 2 घटनाओं के बीच में इतना कम समय था, और उसके बावजूद भी हम लोग अगर चेत नहीं रहे हैं, अगर हम लोग अलर्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लापरवाही की स्थिति है। और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, ये सबसे बड़ी स्थिति हो गई इस देश में कि हमको ये पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। आज की तारीख में डीजीसीए एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि एक हरियाणा का एयरपोर्ट है, उस हरियाणा के एयरपोर्ट का 8 दफा उद्घाटन कर दिया। डीजीसीए ने कहा कि भैया आप बार बार उद्घाटन करते हो, ये फ्लाइट्स की सेफ्टी के लिए खराब है। मुख्यमंत्री को कहा कि मत करो बार बार, ठीक है। अब उतनी बात पर आप संज्ञान लेते हैं और इतनी बड़ी घटना घट जा रही है। क्या इस जहाज को चेक किया गया? इसमें क्या तकनीकी खराबियां थी? और आकाश वत्स ने जो वीडियो ट्वीट किए हैं, उस वीडियो में तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो स्थिति थी एयरक्राफ्ट की वो उतनी अच्छी नहीं थी। अगर वो स्थिति खराब थी और एक सामान्य यात्री उसको देख पा रहा है, तो जो टेक्निकल स्टाफ है जिनको इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है और वो दिन में 8 घंटे 10 घंटे लगातार यही काम करते हैं, उन लोगों ने कैसे इस चीज को इग्नोर कर दिया, कैसे दरकिनार हो गई उनके जानकारी से ये बात? इस पर बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत है। और इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि सरकार की तरफ से जो नियम
बनाए गए हैं उनका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा कि कैसे किसी एयरक्राफ्ट को जो तकनीकी तौर पर उसकी जांच की जाती है वो नहीं हो पा रहा है। मतलब सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा कि नहीं लेगा उसकी तो संभावना कर दिखती नहीं है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात कही है वो कम से कम इस तरफ इशारा तो करती है कि सरकार गैर जिम्मेदारी से काम कर रही है। अब एक हादसा हुआ 1900, आज हम लोगों को 1950 का एग्जाम्पल क्यों देना पड़ रहा है कि भाई आप वो लोग जो थे उनको मॉरली बड़ा हाई लेवल का माना गया था, उनका जो स्टैंडर्ड था, उनकी नैतिकता का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ऊंचा था। अब जरूरत है कि उसी ऊंचे स्टैंडर्ड के साथ आने वाली हुकूमतें भी राज करें, लेकिन आज जो सरकार है वो तो इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंतहा कर रही है। वो तो ये बताने को तैयार नहीं है कि ये जो हादसा इसके पहले हुए कुंभ में जो घटनाएं घटी, उस कुंभ की घटनाओं में कितने लोग मारे गए, उन घटनाओं में जो लोग मारे गए वो फिर किसी मीडिया हाउस की रिपोर्ट में उसको दूसरी फिगर आ जाती है और उस फिगर पर भी कोई सरकार बोलने तक को तैयार नहीं है। उसके बाद थोड़े दिन बाद दिल्ली में हादसा हुआ एयरपोर्ट पे, सॉरी रेलवे स्टेशन पे, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। एक फिगर दे दिया जाता है और ओरिजिनल फिगर जो है वो उससे कहीं अलग होता है। तो इर्रिस्पॉन्सिबल। और एक और इन्फॉर्मेशन रविंद्र जी, एक और इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अभी फिलहाल यहाँ रखनी चाहूंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस एयरपोर्ट का संचालन जो है वो अदानी एयरपोर्ट ने लिया था 2020 में और 50 साल की लीज के लिए। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो अदानी फैक्टर है वो यहाँ पर सामने निकल कर आ गया, यानी कि जो ग्राउंड स्टाफ वगैरह होगा वो तो उसी के अंडर आता होगा ना। देखिए इसमें क्या है, ये हवाई जहाज का जो सिस्टम है या एयरपोर्ट्स का जो सिस्टम है बुशरा जी, वो उसमें मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। चाहे वो भारत सरकार का डीजीसीए भी होगा, उसमें एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी अपनी होगी, उसमें AAI जो है उनका भी रहता है, और तो मल्टीपल उसमें लेयरिंग है सिक्योरिटी की, और उसके बाद हवाई जहाज ठीक तरीके से काम करता है। अब अदानी एयरपोर्ट को मैनेज करता है, उनके पास कितना अख्तियारात होगा मुझे उसका तो थोड़ी सी संभावना कम लग रही है, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ इसको मेंटेनेंस करने के लिए जिम्मेदारियां होंगी। हवाई जहाज का संचालन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं भी, उसकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो, और जो सिक्योरिटी एविएशन ब्यूरो है जो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत काम करता है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अल्टीमेटली सरकार के ऊपर ये बक स्टॉप करेगा कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक ढंग से किया कि नहीं किया, क्योंकि इतना जल्दी जहाज का गिर जाना, कितनी देर चला, देखिए हैरानी की बात ये कि कितनी देर उड़ा है, बहुत 1:58 के आसपास शायद जहाज उड़ा था वहां से और तुरंत वो गिर गया। अगर 3-4 मिनट के अंतराल पे जहाज गिर गया है तो उसमें तो जाहिर तौर पर लोग बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट था, और इतना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट अगर किसी की आंखों से छूट गया तो वाकई फिर आप लोगों ने या तो गलत लोगों को भर्ती किया है या फिर उन लोगों ने जो भर्ती किए गए थे उन्होंने लापरवाही की है, और इसी की जांच होने की जरूरत है। वो जांच सरकार कराए गंभीरता से, ये बड़ा जरूरी है। विजय रूपानी उसमें सवार थे तो इस बात को थोड़ा सा और ज्यादा तवज्जो मिलेगी और हाईलाइट मिलेगी। कम से कम सरकार थोड़ी सी जिम्मेदारी तो दिखाए कि अपने एक मुख्यमंत्री जो पूर्व थे, जो इस हादसे में दिवंगत हो गए, वो किसकी लापरवाही से हुआ, सरकारें क्यों इस पर ध्यान नहीं देती। और ये देखिए आखिरी आप याद कीजिए तो बेंगलोर में शायद एक हादसा हुआ था, जो उसका जो वो भी एयर इंडिया का फ्लाइट था, और लेकिन तब तक एयर इंडिया का जो फ्लाइट है तब तक टाटा के पास नहीं आया था, तब तक एयर इंडिया के पास ही था। वो लगभग 15 साल से पहले की घटना है, तब हुआ था मैंगलोर में, और टेबल टॉप उसका जो रनवे था वो उस तरह का था, थोड़ा सा टफ टेरेन था उसका, और वो सीधा खाई में जाके गिर गया था। तो इस तरह की घटना भी वहां पर हुई है, और अब ये दूसरी घटना हो गई। सरकारें इससे क्या सीख रही हैं, इसकी रिपोर्ट्स क्या आती हैं। अब मैंने बताया कि जब हरियाणा में एक हादसा हुआ था, 2 हवाई जहाज आपस में टकराए, तो एक जस्टिस लाहौटी कमीशन बना था, और जस्टिस लाहौटी कमीशन ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट उसके लिए दी थी, और उन रिपोर्ट्स पे काम कभी होता नहीं है। तो उन कमीशन को बना के हमको हासिल क्या होता है, उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी थी, और अभी बताया भी है, पुष्पेंद्र भाई ने बताया कि भाई जो हमारा सिस्टम है एविएशन की जांच करने का, या अमरेंद्र जी ने बताया, जो जांच करने का सिस्टम है जिससे हम लोग अपनी जहाज को उड़ाते हैं, अगर वो ऑब्सोलीट हो गया है तो कितना बड़ा रिस्क हम लोग किसी की जान के लिए ले रहे हैं। तो ये इन पर सरकारें ध्यान नहीं देती हुई दिख रही हैं। इसी वजह से ये चिंता का विषय है
कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पूरी नहीं कर रही है। और इसी वजह से जो सुब्रमण्यम स्वामी ने इशारा किया है कि कहीं तो कोई तो जिम्मेदारी सरकार ले, कहीं तो जिम्मेदारी ले लीजिए। 1950 के दशक में तो अब लाल बहादुर शास्त्री तो ट्रेन नहीं चला रहे थे ना, लेकिन महकमा उन्हीं के पास था, जिम्मेदारी तो उन्हीं की होगी। तो जहाज कौन उड़ा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी किसी व्यक्ति को, तभी तो बाकी के लोग जिम्मेदार होंगे। यहाँ पे इस सरकार से जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हादसा हो, चाहे ट्रेन डिरेल हो जाए, चाहे राज्यसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं परिमल जी जो हैं, नाथवाणी परिमल, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके आत्मा को उनकी शांति दे, ये उन्होंने विजय रूपाणी के लिए उन्होंने ट्वीट किया है। और मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूँ, ये उनका कहना है, हमारी वर्षों पुरानी पहचान थी ये। परिमल नाथवाणी जो है उनका ये कहना है और उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, द्वारकाधीश उनकी आत्मा को शांति दे। राज्यसभा सांसद है परिमल नाथवाणी, उनका ये ट्वीट है। यानी कि अब क्या हम उनकी खबर से ये कंफर्म कर सकते हैं कि विजय रूपाणी जो है उनका इस हादसे में निधन हो गया है। ये अगर इस ट्वीट के हवाले से कहें तो शायद हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। वही बात जो मैं लगातार कह रही थी कि जो अगर पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद के वही अगर कह रहे हैं टीवी चैनल पर बैठ कर कि किसी का भी बचना इसमें मुश्किल है, और कुछ लोगों को अस्पताल लाया गया था लेकिन वो भी उनको भी बचाना मुश्किल, यानी कि बचाया नहीं गया है उनको। यानी कि ये कहा जाए बहुत दुख के साथ कि 242 जो लोग थे उनमें से शायद 242 में से 242 ही शायद वो इसमें नहीं बच पाए हैं, क्योंकि जो हादसा था और जो तस्वीरें सामने थी उससे ये सीधे तौर पर ये लग रहा था देखकर जिस बुरी हाल से वो क्रैश हुआ था। और इसमें अभी देखना ये है कि जिस हॉस्टल से ये टकराया है उसमें भी क्या कोई लोग हताहत हुए हैं, क्योंकि जख्मी उसमें भी बड़ी तादाद में है। लास्ट कमेंट अमरीश जी, उस खबर पर मेरा लौटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये खबर इतनी बड़ी है कि विदेश नीति और इस पर हम थोड़ी देर में बात कर सकते हैं, लेकिन जो फिलहाल ये दुखद खबर आ रही है इस पर और आप क्या क्या कहना चाहेंगे अमरीश जी? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा है, क्या किसी की कोई जिम्मेदारियां तय होंगी? एक के बाद एक विमान हादसा, एक के बाद एक रेल हादसा होता है, लेकिन रेल मंत्री बने रहते हैं, उनके आगे रेल मंत्री चिपका दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सही याद दिलाया रविंद्र जी ने, जो नोज जो है जो टूट गई, जो कश्मीर जो विमान जा रहा था जिसमें एक सांसद मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी टेस्टिमनी जो है अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने डाली है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कितना भयावह था उनके लिए ये सब कुछ। और अब एक और हादसा, और उस हादसे में एक्स सीएम का निधन हो जाना और 242 उसमें यात्री सवार, क्या कोई जिम्मेदारी कभी तय होगी? क्या इस पर कोई एक्शन कभी लिया जाएगा या फिर से लीपापोती होगी जैसे हम होता देख रहे हैं 10-11 सालों में? देखिए, ये जो देखिए पहलगाम की घटना हुई उसमें अभी तक आतंकवादी कौन इन्वॉल्व थे, उनके नाम पता नहीं बताए गए हैं कि नहीं बताए गए, इतना बड़ा कंफ्यूजन है। आप किसी एक अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी से पूछ लीजिए क्या सरकार ने नाम भी बता पाई है उन 3 या 4 आतंकवादियों का, तो वो नहीं आपको बता पाएगा कि नाम भी पता है। दूसरी बात, अच्छा उनको पकड़ना तो दूर है, उसके बाद देखिए और भी ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये एक अजीब सा एक मतलब सस्पिशन के और जो जानकारी और जिस तरह की दी जा रही है, एक अजीब सा माहौल बना हुआ है जहां सच्चाई क्या है, लोगों का क्लेम क्या है, उस पे एक बहुत बड़ा गैप है और सरकार कुछ भी उस पे अपने स्टैंड नहीं रख पा रही। अब ये तीसरी घटना देखिए, अब ये जो घटना घटी है ये बहुत ही जबरदस्त है। इसमें तो मैं तो स्पीचलेस हूं, मैं क्या कहूं इस पे। अभी जो पूरी सिचुएशन है उसमें आप देखिए, जैसे हमारे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि जिस तरह की कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बनती है उन पे एक्शन नहीं होता। दूसरी बात, जो हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं इतनी तेजी से फैले हैं, कुंभ के समय आप बताइए कई शहरों में उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट्स खोल दिए गए, उसके बाद देश में कई जगह एयरपोर्ट्स खोल दिए गए, फिर अभी उसमें फ्लाइट्स का जो पूरा जैसे बता रहे थे कि उसमें वो इनॉग्रेशन 7-8 बार हो चुका है लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है। अहमदाबाद एयरपोर्ट को लेके कई ऐसी कंप्लेंट आ चुकी हैं पहले से
और मुझे नहीं पता है कि अडानी ने जब उसको टेक ओवर किया तो उन्होंने क्या उसको मॉडर्नाइज किया। यहां पर यह बात सही है कि उनका कंट्रोल एटीसी के ऊपर नहीं है, वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट संभालती है। पर सवाल यहां पर यह है कि पूरा ओवरऑल जो पिक्चर इमर्ज करके आती है, और हम लोग इस समय ओवरऑल पिक्चर पर ही बात करते हैं, वो एक निग्लेक्ट की पिक्चर आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये एक निग्लेक्ट हुआ है। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई बहुत किसी डेवलप्ड कंट्री में भी ये होता, वहां भी एक निग्लेक्ट और इस तरह की बात आती है कि कौन जिम्मेदार है, तुरंत उसको फिक्स किया जाता है। यहां पर आप देखिएगा, ये बात आप नोट कर लीजिए, इस घटना, इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोग मारे गए, एक्स सीएम इसमें शायद मारे गए, और उसके बावजूद इसमें क्या होगा, किस तरीके से कोई रेजिग्नेशन होगा, कोई जांच कमेटी लोग ज्यादा से ज्यादा बैठा देंगे, लेकिन जो एक जांच, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके एक्शन की बात है, वो नहीं होने जा रही है। ये सब चीजें इस देश की जनता को हेल्पलेस बना दिया है, एकदम इन लोगों ने हेल्पलेस बना दिया है, और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि इससे अलगाव और एलिनेशन बढ़ेगा लोगों का। जी, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। जी बिल्कुल। और ये जिस हॉस्टल से टकराया है, बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है जिससे ये प्लेन जो है वो टकराया है, पहले मेस से और फिर उसके बाद हॉस्टल की बिल्डिंग से ये टकराया है। पहले कॉलेज की मेस बिल्डिंग से टकराया ये प्लेन, और फिर उसके बाद ये मेस की बिल्डिंग के बाद अतुल्य हॉस्टल से ये प्लेन जो है वो टकराया है। तो आप सोचिए, इसमें मेडिकल छात्र थे होंगे जो इसकी चपेट में आए हैं, उनकी क्या स्थिति है, कितने इसमें जख्मी हैं, कितने इसमें हताहत हुए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें अस्पताल से आ रही हैं और जिस तरह से, जिस हालत में मरीजों को लेकर जाया जा रहा है, वो साफ तौर पर ये बताता है कि वहां से भी कुछ दुखद खबरें सामने निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक प्लेन जो है वो पहले मेस और फिर उसके बाद हॉस्टल की बिल्डिंग से जो है वो टकराया है। वो जाहिर सी बात है कि एक तो वो जो 242 यात्री उसमें सवार थे, उनकी जान के हताहत, और उसके बाद जिस हॉस्टल और मेस से ये विमान जो है जाकर टकराया है, उसके बाद वहां किस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं वो भी बहुत भयावह हैं। और जाहिर सी बात है, ये बहुत तरह के सवाल जो हैं वो खड़े करती हैं। और आगे अब देखना होगा कि क्या कोई जिम्मेदारी इस पर तय होगी, क्या किसी का रेजिग्नेशन होगा, आगे से कोई सबक लिया जाएगा, क्या ये भी सवाल, इन 242 लोग और जो हॉस्टल और मेस में थे उन सब की जान के साथ खिलवाड़ क्या किया गया, ये तमाम सवाल तो हैं जो पूछे जाएंगे और इससे सरकार बच नहीं सकती है। फिलहाल कार्यक्रम को यहाँ पर मैं समाप्त करूंगी। बहुत शुक्रिया पुष्पेन जी आपका, रविंद्र जी आपका, अमरीश जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हमारी इस खबर पर नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप तक बिना किसी सनसनी के, बिना किसी लाग लपेट के आपके पास हम पहुंचाएं। लेकिन ये दुखद खबर जरूर है, और ये भी अब सामने निकल कर आ रहा है कि सीएम रूपाणी जो है वो भी शायद उनका इसमें निधन हो गया है, जिस तरह से जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। और इसके साथ साथ जो 242 लोग हैं, ये पुलिस कमिश्नर जो है उनका अहमदाबाद के ये कहना है टीवी चैनल से बातचीत करते में कि किसी का भी बचना इसमें मुश्किल ही है, यानी कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इसमें किसी को बचाया नहीं जा सका है। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।